मेरे प्रिय छात्रों, यह वीडियो क्लास 10th के विज्ञान विषय के पाठ 11 अर्थात मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का पार्ट 7 है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक निश्चित रूप से देख चुके होंगे, उससे अपना फेयर कर चुके होंगे, नोट्स बना चुके होंगे और आप नियमित रूप से रिवीजन कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग इस पाठ का टॉपिक 5 पढ़ेंगे। टॉपिक 5 का नाम है बच्चों, ऊपर आप लोग अपने फेयर में हेडिंग डाल दीजिए, टॉपिक 5। टॉपिक 5 इसका नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है। देखिए बच्चों, हमारा जो वायुमंडल है वह पृथ्वी के ऊपर लगभग 100 किलोमीटर तक है और यह वायुमंडल में नीचे जो है वायु का घनत्व अधिक है और धीरे धीरे वायु का घनत्व ऊपर कम होता गया है। और हम जानते हैं ना कि प्रकाश जब अलग अलग घनत्व वाले माध्यम में प्रवेश करती है, माने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से वह विचलित हो जाती है, माने वह अपने रास्ते से हट करके दूसरे रास्ते में चली जाती है। कभी अभिलंब की ओर झुक जाती है, कभी अभिलंब से दूर हट जाती है। तो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, तो यह वायु की कई परतों, कई घनत्व वाला, एक घनत्व वाला परत, फिर उसके कम घनत्व वाला परत, कई घनत्व वाले परतों से मिल करके यह हमारा वायुमंडल बना है। तो कोई प्रकाश किरण जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ऊपर घनत्व कम है, जैसे ही उसके नीचे आता है तो घनत्व बढ़ जाता है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। फिर नीचे आता है, फिर घनत्व बढ़ता है तो अभिलंब। कहने का मतलब क्या है कि हमारा वायुमंडल क्रमिक रूप से परिवर्तित होने वाले घनत्व के वायु के घनत्व से बना हुआ है। तो जब ऊपर से प्रकाश किरण कोई आती है तो वह भी क्रमिक रूप से नीचे की ओर झुकती चली जाती है, अभिलंब की ओर झुकती चली जाती है। इस कारण से एक क्रमिक झुकाव आ जाता है उस किरण के, वायु प्रकाश के अंदर, माने प्रकाश के अंदर एक क्रमिक झुकाव आता है। इसी झुकाव को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम प्रश्न लिखते हैं, एक प्रश्न हम लोग डील करते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन आप लोग भी बच्चों अपने फेयर में लिख लीजिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। अर्थात जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। वह अभिलंब की ओर झुकती है। किंतु जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है प्रवेश करती है तब अभिलंब से दूर हट जाती है।
अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये बात तो आप लोग जानते हैं बच्चों, यह हम लोग पाठ 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, प्रकाश के इस गुण के बारे में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है ना बच्चों, इसी पर हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन इसी पर निर्भर करता है। अब हम लोग अगला पैराग्राफ में लिखेंगे कि पृथ्वी पर वायुमंडल एक मोटी परत के रूप में है, एक मोटी परत के रूप में है, मोटी परत के रूप में है, जिसका घनत्व ऊपर की ओर जाने पर क्रमिक रूप से का मतलब क्रम से का मतलब यहाँ 10 है तो यहाँ 20 है तो यहाँ 30 है तो यहाँ 40 है, चाहे यहाँ 50 है तो यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, इस तरह ऊपर की ओर जाने पर क्रमिक रूप से घटता जाता है, क्रमिक रूप से घटता जाता है। अर्थात वायुमंडल अलग अलग घनत्व वाले कई परतों से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा वायुमंडल जो है यदि घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कई परत वायुमंडल का बनता है। पृथ्वी के ऊपर कई घनत्व के हिसाब से कई परतों से वायुमंडल मिलकर बना है। अब हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बात करेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तब ये परत अलग अलग माध्यम की भांति व्यवहार करती हैं और किरण क्रमिक रूप से अभिलंब की ओर झुकती चली जाती है, ज़रा देखते हैं बच्चों ये वीडियो में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या पूरा आ रहा है बच्चों। इस लाइन तक हम लोग लिखेंगे, फिर अगला बोर्ड में टिका कर लिखेंगे। अभिलंब की ओर झुकती चली जाती है, माने क्रम से, जैसे वायुमंडल में क्रम से अभिलंब की ओर झुकती चली जाती है। इस प्रकार प्रतिबिंब अपनी जगह से इतना ही बच्चों लिखेंगे इस वीडियो में, इस स्क्रीन में। तो आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिएगा। हम आगे इसको फिर दूसरा बात में लिखते हैं। अब ऊपर लिख रहे हैं बच्चों, अब इसके बाद की बात ऊपर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इस प्रकार प्रतिबिंब अपनी जगह से हटा हुआ प्रतीत होता है। वायुमंडल द्वारा किए गए इसी क्रमिक अपवर्तन को
वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं बच्चों अब पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्रमिक रूप से वह अपवर्तित होता है, इसलिए इसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय इत्यादि। इसके और सारे भी उदाहरण हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको वायुमंडलीय अपवर्तन समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल क्या करता है, प्रकाश किरण को एक क्रमिक रूप से अपवर्तित करता है। चित्र भी इसको समझ सकते हैं। देखिए इसको हम चित्र बना के भी समझा देते हैं आपको। इसमें देखिए जैसे यह पृथ्वी है और यह वायुमंडल है। तो वायुमंडल में क्या है बच्चों, गैसों का जो घनत्व है वह घनत्व ऊपर कम है और नीचे धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। घनत्व बढ़ने से क्या होता है कि यह घनत्व बदल रहा है। जहाँ जहाँ जब जब घनत्व बदलेगा तब तब प्रकाश में अपवर्तन की घटना होगी। तो कोई प्रकाश किरण जब यहाँ प्रवेश करता है वायुमंडल के अंदर तो यह धीरे 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 इस तरह झुकता चला जाता है। यह जो अपवर्तन हो रहा है, क्रमिक अपवर्तन, इसी घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो बात आपको, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों बात समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने फेयर में उतार लीजिए। अब एक दूसरा प्रश्न लेते हैं बच्चों। प्रश्न यह है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं ना, अब रात में जब आकाश में देखेंगे तो कुछ तारे होते हैं ना, कभी धुंधले दिखाई देते हैं, कभी चमकीले दिखाई देते हैं, कभी धुंधले दिखाई देते हैं, कभी चमकीले दिखाई देते हैं। तो तारों का जो धुंधला दिखाई देना, चमकीला दिखाई देना, इसी स्थिति को तो तारों का टिमटिमाना कहा जाता है। बात क्लियर हुआ बच्चों। अब देखिए तारे जो है ना हमसे बहुत दूर हैं। कितने दूर हैं जी, करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, अरबों खरबों किलोमीटर दूर हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारे सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य जब सबसे नज़दीक का तारा है तो इतना छोटा दिखाई देता है। तो जो दूर के तारे हैं वो कितने छोटे दिखाई देंगे, जिनकी दूरी भी हमको मालूम नहीं है। ठीक है बच्चों। तो वह तारे को एक बिंदु स्रोत के भांति मान लिया जाए। मान लीजिए एक प्रकाश किरण वहाँ से निकल के आ रही है, तो जब हमारे वायुमंडल में वह प्रवेश करेगी तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वह झुकेगी। झुकने की वजह से क्या होगा, तारे का जो वास्तविक स्थिति से उसका आभासी स्थिति अलग प्रतीत होगा, अलग दिखाई देगा। जैसे आप चित्र बना के भी समझ सकते हैं। यह हमारा पृथ्वी है और यह पृथ्वी का वायुमंडल है। यहाँ समझिए तारा चमक रहा है। यह तारे का प्रकाश जब हमारे पृथ्वी में प्रवेश करेगा तो यहाँ से तो सीधा आएगा, और तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यह यहाँ से तिरछा हो जाएगा। तिरछा होने की वजह से तारे की आभासी स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए तारे की आभासी स्थिति अलग दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। तो तारे की आभासी स्थिति हम लोग को अलग दिखाई देगी। अलग दिखाई देने की वजह से अब जो वायुमंडल के अंदर जो है, यह पृथ्वी है बच्चों, पृथ्वी। अब वायुमंडल की आप भौतिक स्थिति जानते हैं, एक जैसा नहीं रहता है। जैसे कहीं तापमान ज़्यादा है, कभी कहीं आंधी बह रहा है, कहीं तेज, इस तरह वायुमंडल का जो स्थिति है वह एक जैसा नहीं रहता है। एक जैसा नहीं रहने की वजह से वह जो प्रकाश, जिस तारा को जो हम लोग देखते हैं तो हमको वह स्थिति दिखाई नहीं देता है बीच का, परंतु प्रकाश उसी मार्ग से ना गुजर रहा है जहाँ पर वह स्थिति खराब है, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे मैंने बदल रहा है स्थिति, उसी स्थिति से गुजरता है। तो उसी स्थिति से गुजरता है, तो गुजरने की वजह से वह थोड़ा अपने जगह से हटता, माने हिल जाता है। वह स्थिति हिलने की वजह से क्या होता है, वह कभी चमकीला दिखाई देता है और कभी धुंधला दिखाई देता है। इसलिए हमको तारे जो हैं वह टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आइए हम लोग प्रश्न लिखते हैं बच्चों। प्रश्न लिखेंगे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उत्तर, रात में तारे कभी चमकीले दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं तथा कभी धुंधले दिखाई देते हैं। कभी चमकीले दिखाई देते हैं तथा कभी धुंधले दिखाई देते हैं। इसी स्थिति को
इसी स्थिति को तारों का टिमटिमाना कहते हैं। इसी स्थिति को तारों का टिमटिमाना कहते हैं। ये तो बात समझ गए, तारक टिमटिमाता है, वो किसको तारों का टिमटिमाना कहते हैं? तो धुंधला, कभी माने मध्यम होना, कभी कड़ा होना, इसी को टिमटिमाना कहते हैं। अब लिखेंगे तारे हमसे अरबों किलोमीटर दूर हैं, अरबों किलोमीटर दूर हैं। उन्हें एक बिंदु स्रोत की भांति मान लिया जाए, एक बिंदु प्रकाश स्रोत की भांति, प्रकाश स्रोत की भांति, प्रकाश स्रोत की भांति मान लिया जाए, तो उनसे निकलने वाला प्रकाश किरण, उनसे निकलने वाला प्रकाश किरण, निकलने वाला प्रकाश किरण जब हमारी वायुमंडल में वायुमंडल में प्रवेश करता है, किरण जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, तब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अपने मार्ग से हट जाती है। अपने मार्ग से हट जाती है, जिस कारण तारे का प्रतिबिंब भी अपने जगह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, जगह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों, तो तारे का जो आभासी स्थिति है, जब वह वायुमंडल में वह प्रकाश किरण प्रवेश करती है, तो तारा तो हमको सीधे दिखाई देगा, तो अपनी जगह से हटा हुआ दिखाई देगा। अब पैराग्राफ बदल करके फिर हम लोग लिखते हैं, यह वायुमंडल है, क्योंकि हमारी वायुमंडल की भौतिक स्थिति हमेशा बदलती रहती है। इस कारण प्रकाश किरण भी अपने मार्ग पर हिलती रहती है, प्रकाश किरण भी अपने मार्ग पर हिलती रहती है। क्यों? भौतिक स्थिति की वजह से। इसलिए तारे कभी धुंधले दिखाई देते हैं, तथा कभी चमकीले दिखाई देते हैं। इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है बच्चों,
इस तरह आपके क्वेश्चन का यह जवाब हुआ, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसका जवाब पूरा आ चुका है वीडियो में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार के अपने फेयर को पूरा कीजिए। अब इस प्रश्न को समझते हैं कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। देखिए, ग्रह जो है, तारे जो है ना, हमसे बहुत दूर है, तारे हमसे बहुत दूर है, और ग्रह जो है तारों की तुलना में बहुत नज़दीक है। तो ग्रह हमें बड़ा दिखाई देता है, तो तारा को प्रकाश स्रोत का एक बिंदु मान लिया जाता है, क्योंकि एक बिंदु के जैसा वह व्यवहार करता है, इसलिए उसको एक बिंदु मानते हैं। और ग्रह जो है वह प्रकाश स्रोत के कई बिंदुओं के समूह के जैसा व्यवहार करता है, इसलिए ग्रह से जो आने वाले प्रकाश है उनका भी वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, परंतु जैसे इस तरह मोटा अपवर्तन हो रहा है तो प्रत्येक बिंदु का अपवर्तन होता है, तो प्रत्येक बिंदु का उसी प्रकार अपवर्तन जिस तरह तारे के प्रकाश का अपवर्तन होता है, किंतु इनका जो बिंदु स्रोत जो है, तो बिंदु स्रोत के समूह के जैसा यह प्रतीत होते हैं, इसलिए इनका कुल जो अपवर्तन का जो औसत है ना, वह हो जाता है 0। इसलिए हमको ग्रह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। आइए इसका हम लोग फेयर करते हैं। लिखेंगे प्रश्न, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। अब रात को देखिएगा ना, तो कुछ टिमटिमाते हुए नजर आएंगे और कुछ नहीं टिमटिमाएंगे। तो जो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं वे हैं तारे, और जो नहीं टिमटिमाते हैं वे हैं ग्रह। तो उत्तर लिखेंगे, तारों की तुलना में, तारों की तुलना में ग्रह बहुत नज़दीक हैं, बहुत नज़दीक हैं। ये आकार में बड़े दिखाई देते हैं। ये आकार में बड़े दिखाई देते हैं। ग्रह से आने वाले प्रकाश को कई प्रकाश बिंदुओं के समूह के रूप में मान लिया जाता है। इनसे आने वाला प्रकाश जब हमारी वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो उसका वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। यह जो फड़फड़ाहट की जो आवाज़ थी वह पंखा में एक सजावट का तिल्ली फंस जाने की वजह से हुआ है। फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो उसका, इनसे आने वाला प्रकाश जब हमारी वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसका वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। अपवर्तन वैसे ही होता है जैसे तारों से आने वाले प्रकाश का होता है, जैसे तारों से आने वाली प्रकाश का होता है। किंतु ग्रहों से आने वाला प्रकाश
ग्रहों से आने वाला प्रकाश कई बिंदु स्रोतों से आता है, कई बिंदु स्रोतों से आता है, इसलिए उनका औसत शून्य हो जाता है। उनका औसत शून्य हो जाता है। यही कारण है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो बच्चों, जब आप वीडियो देख रहे हैं, यदि साथ में फेयर कॉपी लेकर के बैठते हैं तो आप उसका बढ़िया से फेयर कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको फेयर में उतार लीजिए। इस टॉपिक के अगले क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। अब हम लोग को क्लियर करना है बच्चों अग्रिम सूर्योदय। प्रश्न लिख देते हैं। प्रश्न, अग्रिम सूर्योदय से आप क्या समझते हैं? अग्रिम सूर्योदय से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन है बच्चों, पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, अग्रिम सूर्योदय क्या होता है बच्चों? जैसे ये हमारी पृथ्वी है, यह है पृथ्वी, इसके चारों तरफ है वायुमंडल, वायु का घेरा है, और जैसे आप यहाँ पर कोई आदमी है तो इसको क्या होगा बच्चों? यह उसका क्षितिज हो गया। जब सूर्योदय होता है तो सूर्य क्षितिज से ऊपर आएगा तब ना उसको दिखाई देगा। सूर्य क्या होगा? क्षितिज, माने जहाँ से उसको दिखाई देना है उसके ऊपर आएगा तो सूर्य दिखाई देगा, अर्थात क्षितिज से ऊपर आने के बाद उसके लिए सूर्योदय होगा। परंतु होता क्या है, सूर्य अभी क्षितिज से नीचे ही रहता है। सूर्य है, यह सूर्य है, यह क्षितिज से नीचे ही है। तो होता क्या, इससे जो आने वाला जो प्रकाश किरण है, इससे जो आने वाला प्रकाश किरण जो वायुमंडल के इस भाग में पड़ेगा, यह क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, और वायुमंडलीय अपवर्तन होने के कारण इसको पहले से दिखाई देने लगेगा। तो चूंकि सूर्योदय होने के पहले से ही दिखाई देने लगा, इसीलिए इसको अग्रिम माने आगे होने वाला सूर्योदय कहा जाता है। तो सूर्योदय अभी दिखाई देने लगा और इसके 2 मिनट के बाद वह क्षितिज के ऊपर आता है, तो इसी को अग्रिम सूर्योदय कहा जाता है। तो इसको हम लोग उत्तर में लिखते हैं। अग्रिम सूर्योदय से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी पर क्षितिज के ऊपर आने के बाद, क्षितिज के ऊपर आने के बाद सूर्य दिखाई देता है। इसे सूर्योदय कहा जाता है। किंतु वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य क्षितिज से नीचे रहता है। क्षितिज से नीचे रहता है, तभी से वह दिखाई देने लगता है। वह दिखाई देने लगता है और सूर्य उसके 2 मिनट बाद, या लिखते दिखाई देने लगता है, जिससे आभासी सूर्योदय हो जाता है। जिससे आभासी सूर्योदय
आभासी सूर्योदय हो जाता है। और उसके 2 मिनट बाद वास्तव में सूर्य क्षितिज के ऊपर आता है और वास्तविक सूर्योदय होता है। वास्तविक सूर्योदय से पहले ही होने वाले सूर्योदय को अग्रिम सूर्योदय कहा जाता है। अग्रिम सूर्योदय कहा जाता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन हम लोग विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। प्रश्न हो गया दूसरा, विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। विलंबित सूर्यास्त किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन बनेगा। विलंबित सूर्यास्त से आप क्या समझते हैं, इसको समझ लीजिए बच्चों। फिर वही बात है कि सूर्य पृथ्वी पर जहाँ भी आप हैं वहाँ से सूर्य जब क्षितिज के नीचे चला जाएगा तब ना सूर्यास्त होगा। परंतु एक्चुअली में होता क्या है कि सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर सूर्य है, पृथ्वी है, यह बच्चों हो गया पृथ्वी और यह हो गया पृथ्वी का वायुमंडल। यदि आप यहाँ पर हैं तो आपका क्षितिज यह है, इस क्षितिज से नीचे सूर्य जाएगा तब ना आपके लिए सूर्यास्त होगा। परंतु होता क्या है कि सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है और नीचे जाने के बाद भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपको सूर्य दिखाई देते रहता है। कब तक दिखाई देता है? वास्तविक सूर्यास्त हो जाने के 2 मिनट बाद तक आपको सूर्य दिखाई देता रहता है। इसी परिघटना को विलंबित सूर्यास्त कहा जाता है। माने सूर्यास्त एक्चुअल हो, क्षितिज से नीचे चला गया है सूर्य, फिर भी आपको दिखाई देता रहता है। कितने देर तक के लिए? 2 मिनट के लिए। इसी को विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी पर सूर्य का क्षितिज से नीचे जाना सूर्यास्त कहलाता है। पृथ्वी पर सूर्य का क्षितिज से नीचे जाना, क्षितिज से नीचे जाना सूर्यास्त कहलाता है। किंतु वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य के क्षितिज से नीचे चले जाने के बाद 2 मिनट तक सूर्य दिखाई देता रहता है। सूर्य दिखाई देता रहता है। इसे आभासी सूर्यास्त कहते हैं। आभासी सूर्यास्त कहते हैं। अतः वास्तविक सूर्यास्त
वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक सूर्य 2 मिनट वास्तविक सूर्यास्त के बाद 2 मिनट बाद आभासी सूर्यास्त होता है। आभासी सूर्यास्त होता है। तब तक सूर्य दिखाई देता रहता है। तब तक सूर्य दिखाई देता रहता है। इसी परिघटना को विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। अब इस टॉपिक का भी जो बड़ा बड़ा आंसर है वह सब कंप्लीट हो गया है। अब इसमें देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, उसको भी हम लिखवाते हैं। एक यहाँ पर हाईलाइट करके आप लोग लिख लीजिए, चाहे स्टार लगा करके लिख लीजिए, नोट लिख करके लिख लीजिए कि भट्टी के ऊपर, मैंने चूल्हा वाला भट्टी के ऊपर के गर्म वायु से होकर, भट्टी के ऊपर के गर्म वायु से होकर देखने पर उसके पार की वस्तु, उसके उस पार की वस्तु हिलती हुई नजर आती है। हिलती हुई नजर आती है। यह वायुमंडलीय अपवर्तन की लघु घटना, वायुमंडलीय अपवर्तन की लघु घटना है। अगला स्टार दे करके लिख लीजिए, वायुमंडल एक क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक, का माध्यम होता है। एक क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक का माध्यम होता है, माने वायुमंडल क्यों होता है जी? क्योंकि यह, इसका जो घनत्व है, वायु का जो घनत्व है वह पृथ्वी से जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे उसका घनत्व कम होता जाता है। तो घनत्व चूँकि कम होने के कारण वह प्रत्येक बिंदु पर ऐसा महसूस होता है कि वह अपवर्तन कर रहा है। ठीक है बच्चों, यह आपको समझा चुके हैं इस टॉपिक में। यह टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगला टॉपिक फिर अगले वीडियो में हम लोग देंगे। आप हमारे वीडियोज़ को प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, इसे अपना नोट्स कर रहे हैं, फेयर कर रहे हैं और ये पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। इन कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।